हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज मैं आपके साथ वो चीज डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने आज तक किसी के साथ भी नहीं किया, कि हाउ आई क्लियर्ड माय एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कैसे क्लियर किया मैंने एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स पहली ही बार में, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब एसबीआई क्लर्क का जो पैटर्न है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो एसबीआई क्लर्क का जो पैटर्न है वो मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू समझाया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्या हम 2 महीने में क्लियर कर सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हो। मैंने खुद भी 3 महीने में ही एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो आज मैं वही सब बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने स्ट्रेटेजीज क्या क्या लगाई थी, मेरे लिए चैलेंजेस क्या क्या थे, आपके लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आपकी कोई भी अगर क्वेरी होती है इस वीडियो के बाद में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपके जवाब दूंगा। अब डायरेक्टली चलते हैं कि हाउ आई क्लियर्ड माय प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं मेरा, कि मैं बायोलॉजी से था, मतलब मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था। मैंने 10th के बाद कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा था, और अगर मैं बैंकिंग के अंदर आ रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा मैथ्स का डर था, क्योंकि मैंने मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाया था 5 साल, कि 2 साल मेरे 11th और 12th और मेरी ग्रेजुएशन में भी मैंने हाथ नहीं लगाया था। बट उसके बाद जब मैं बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि यार बैंकिंग करना है। अब मुझे जब बैंकिंग करना था तो मुझे ये पता था कि मुझे मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, अब जिससे हर कोई डरता है। तो मैंने उस चैलेंज से कैसे ओवरकम किया, या फिर वो जो मेरा डर था मैंने उसे कैसे हटाया और कैसे उसको मैंने हराया, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, जो मैंने किया था अपने स्टार्टिंग डेज में, कि आपको सबसे पहले अपने 3 साल मिनिमम 3 साल के जो प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर्स आपको मिलते हैं, आपको वो देखने चाहिए कि उनमें पैटर्न क्या चल रहा है। आपका जो पैटर्न है, मेरा कहने पैटर्न से मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आ रहे होते हैं एग्जाम के अंदर। हमें उन क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, कि वो वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम इन्हें कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। अब चलते हैं कि आगे हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या क्या स्टेप्स छोड़ देने चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो डर है आपके अंदर वो मैथ्स का है, उसके बाद रीजनिंग का है और इंग्लिश का है। अब आपको पता है कि यहां पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, तो आप यहां पर बड़ी ही इजीली क्लियर कर सकते हो और क्रैक कर सकते हो। तो आओ यहां पर समझते हैं कि मेरी अप्रोच क्या रही थी एग्जाम को क्लियर करने में, और आपकी अप्रोच क्या सेम हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो हमें पता है यहां पर कि 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क्स हैं हमारे पास, एंड 20 मिनट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो खेल है यहां पर कि हम 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करें, कौन से टॉपिक्स उठाएं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, और कौन से टॉपिक्स को हम छोड़ दें कि हाँ इसको हम छोड़ सकते हैं। तो देखो, अगर हम क्लर्क का एग्जाम कर रहे हैं तो हमें छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहला सवाल यही है और जवाब भी यही है इसका, कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का, स्किप करने का नहीं सोच सकते। अब रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पजल्स और सिटिंग एंड पजल, ये मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं, भले हम प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें। ठीक है, तो अब मैं नया क्या था, सभी नए होते सिटिंग एंड पजल के लिए। तो लेकिन हम उस समय पे क्या था कि 15 क्वेश्चंस आते थे इसके मिनिमम, कि 15 क्वेश्चंस होंगे, और आज भी वही पैटर्न है कि सिटिंग एंड पजल से 15 क्वेश्चन आएंगे ही, बट अब 20 भी हो सकते हैं। राइट, तो यहां पे आप एटलीस्ट 20 नंबर मान के चलो, मैं तो ये कह रहा हूं। अब इस 20 नंबर में भी मुझे ना फिक्स पता है कि एक सर्कुलर आना ही आना है, एक पजल आनी ही आनी है, और हो सकता है कि कोई लीनियर आ जाए या फिर पैरेलल रो आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज फिक्स है, मुझे पता है। हो सकता है कि कोई मंथ बेस्ड पजल आ जाए, पजल में कोई 1 या 2 हो सकती है कभी भी ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसी के जैसा कुछ ऑर्डर रैंकिंग भी देने लगे हैं, जिसमें भी हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो इन चीजों पे अगर हम कमांड बना लें अपनी, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिटिंग एंड पजल्स अगर करना शुरू कर दें, तो हो सकता है मेरा इसी बार में क्रैक हो जाए, बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। देखो, इन चीजों पे अगर आप फोकस करोगे। इसके अलावा और क्या आता है, ब्लड रिलेशन आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, बाकी की जो चीजें हैं उस पर कोई श्योरिटी नहीं। हाँ, एक चाइनीज कोडिंग करके होता है, तो वो क्लर्क के एग्जाम में वो डालते ही हैं, क्योंकि वो इजी है, डुएबल है, जल्दी हो जाता है, इसलिए वो 5 नंबर का एक चाइनीज कोडिंग डालते हैं।
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 या 3 क्वेश्चन दे देते हैं आजकल, सिलॉक्स के 3 या 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के इर्द गिर्द पूरा पेपर जो है वो रीजनिंग का घूमता है। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पे आने वाली है, क्योंकि जो बाकी का मिसलिनियस है वो आप कर लोगे। अब मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी रीजनिंग के सेक्शन में, मैं अब आपको बताता हूं। 20 मिनट थे, मुझे पता था कि 20 मिनट से ज्यादा तो हमें टाइम मिलेगा नहीं, तो मेरा क्या फोकस रहता था कि 20 क्वेश्चन तो यहां से मिलने वाले हैं, बाकी बचे 15। अब 15 क्वेश्चंस को मैं किसी भी तरीके से ना 8 मिनट में खत्म करता था। 8 मिनट में मैं बाकी के जो 15 क्वेश्चंस आते थे मिसलिनियस के, मेरी ट्राई रहती थी कि मैं उसे खत्म करूं, और मैं बड़ी इजीली कर सकता था। क्योंकि अगर मैं देखो बात करूं यहाँ पे चाइनीज कोडिंग, अगर चाइनीज कोडिंग आई तो 5 नंबर की आई, और उस 5 नंबर को मैं 2 से 3 मिनट में खत्म कर सकता था। तो मैं मान लूं अगर 3 मिनट में भी मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए, तो मेरे पास 5 मिनट में अब 10 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें सिलॉक्स के क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं या इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनइक्वालिटी या सिलॉक्स के क्वेश्चन को भी मैं 2 से 3 मिनट में खत्म कर सकता हूं। मैंने इतनी स्पीड बनाई थी अपनी प्रैक्टिस करके। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें दिक्कत देगी। तो प्रैक्टिस कर ली इतनी कि मेरे 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चन निपटते थे अपने। ठीक है, कि जो भी मिसलेनियस के क्वेश्चन आएंगे, जैसे सिलॉक्स आया, अगर 5 क्वेश्चन आए तो मैं 2 से 2.5 मिनट में उड़ा रहा था उनको। इनइक्वालिटी आया, मैं देख के उड़ा रहा था उसे, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन उड़ा रहा था। चाइनीज कोडिंग आया, मैं 3 मिनट मैक्सिमम ले रहा था और उसको खत्म कर रहा था। मैंने सिर्फ ये किया कि 8 मिनट में मुझे कैसे भी करके ये 15 क्वेश्चंस करने। हाँ, अगर यहाँ पे 15 ना आके 20 हुए तो मुझे अगले 2 मिनट मिला के और कर देने, तो मतलब 10 मिनट में मैक्सिमम मुझे 20 क्वेश्चन कर देने, अगर यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास 12 मिनट है और 20 क्वेश्चन ये वाले हैं। 20 क्वेश्चन मतलब 4 पजल्स होंगे मेरे पास। यार एक बात सोचो, आप एसबीआई क्लर्क की पजल है, इजी होगी ना, टफ तो नहीं होगी। तो आप मिनिमम 3 से 4 मिनट के बीच में एक पजल कर सकते हो। तो मैं मानता हूं आपकी कि 12 मिनट में आपके पास मिनिमम आप 3 सेट कर सकते हो। 3 सेट का मतलब है 15 क्वेश्चंस, और अगर मैं इसको लगाऊं तो 30 क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने सिर्फ इसी चीज पे ध्यान दिया और कैसे भी करके मैं यहां तक आया। अब मैं यहां तक आया कैसे? मैंने शुरुआत में क्या किया, पहले अपने कंसेप्ट्स को क्लियर किया, एंड देन उसके बाद मैंने टॉपिक टेस्ट देना शुरू किया, एंड देन सेक्शनल टेस्ट पे मैं स्विच किया मैंने। तो सेक्शनल टेस्ट के बाद अब डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे मत जाना। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे मत जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे जाओगे तो आप थोड़े से डिमोटिवेटेड फील करोगे। तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे मत जाना, सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट पे थोड़ी सी देर से रहना, एंड देन उसके बाद आप जाना बिल्कुल सेक्शनल पे। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर मेरी ये थी अप्रोच कि भाई मुझे ना 8 मिनट में कैसे भी करके 15 क्वेश्चन खत्म करने हैं, और 12 मिनट में मैं 15 पजल्स के सेट कर सकता हूं, मतलब 15 क्वेश्चंस में कर सकता हूं, 3 सेट में बड़े प्यार से कर सकता हूं। हाँ, अगर टाइम लगा तो हो सकता है कि चौथा सेट भी थोड़ा सा बन जाए, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी एक सेट बन जाए। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन में तो मेरी ये थी अप्रोच। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम मैथ्स के सेक्शन की, कि मैथ्स के सेक्शन में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि मैं बायोलॉजी फील्ड से आया था और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैथ्स का कैसे सेक्शन क्लियर होगा। तो अगर हम यहां पर क्वांट्स की बात कर ले यहां पर, तो क्वांट्स के सेक्शन में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे नहीं पता था प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करना है, मुझे नहीं पता एलिगेशन क्या होता है। मैं पहली बार एलिगेशन शब्द सुन रहा था, मिक्सचर तो पहले सुना भी था बट एलिगेशन पहली बार सुन रहा हूँ। CISI ठीक है, हमें आता है करना, बट फिर से वही बात कि जल्दी कैसे करेंगे हमें, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड ही याद थे जो हमने 10th तक पढ़े थे, और वो भी हम भूल चुके थे बहुत सारे कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज देखी कि क्लर्क के एग्जाम में जो चीज रिपीटिंग पे है, रिपीट पे है, तो उस चीज पे मैंने फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था अर्थमेटिक में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और आपको भी आती होगी अर्थमेटिक में दिक्कत। तो लेकिन आज मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम आती नहीं ऐसी खास। ठीक है, अब पैटर्न को जो मैंने फॉलो किया, तो पैटर्न से मैंने क्या पाया कि मैं इसमें ना बहुत ही इजीली 30 नंबर ला सकता हूं। क्वांट्स के अंदर मैं बहुत इजीली 30 नंबर ला सकता हूं जब मैंने अपने पैटर्न को फॉलो किया। अब यहां पे मैंने कैसे लाया मैं 30 नंबर, देखो अगर आप यहां पर बात करो पूरे एग्जाम की, तो सिंप्लीफिकेशन होते हैं हमारे पास 10 तो सिंप्लीफिकेशन होते हैं प्लस माइनस, लेकिन वो इतने इजी तो नहीं होते। तो मुझे ये पता था कि सिंप्लीफिकेशन के 10 नंबर आएंगे, तो 10 नंबर मुझे कैसे भी करके पूरे लेने हैं। अब ये 10 नंबर मुझे 10 मिनट में नहीं लेने हैं, मेरा चैलेंज ये था कि मुझे ये 10 नंबर 4 मिनट में खत्म करने हैं। मैंने ये चैलेंज लिया। अब इस चैलेंज के लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, जो आपको भी करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एटलीस्ट 30 तक आपको टेबल याद होने चाहिए।
50 to 70 के बीच में आपको कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक आपको स्क्वायर और 30 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन आपकी टिप्स पे होने चाहिए। जैसे अगर कोई बोल दे कि 27 इंटू 37 क्या होगा, तो आपको एकदम से निकलना चाहिए 999, राइट। तो इस तरीके से आपको कर लेना है अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कैलकुलेशंस। तो टेबल आप डेली बेसिस पर रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते तो मेरी तरह एक काम करो कि 30 तक टेबल मैंने लिखे थे, अपने बेड के पास मैंने चिपकाए थे। स्क्वायर लिखे थे मैंने 60 तक, मैंने वो अपने बेड के पास चिपकाए थे। और 20 तक मैंने क्यूब लिखे अपने बेड के पास चिपकाए थे। तो उठते बैठते जब मैं उनको देख रहा था तो मुझे वो क्या हो गया कि मुझे याद हो गया कि ये लिखा क्या है, मुझे याद हो गया। मैं स्क्वायर्स देख रहा हूं कि 22 का स्क्वायर मैंने देखा, हाँ 484, मुझे याद हो गया कि 22 के आगे 484 था और वो इसका स्क्वायर है। मेरे पास एकदम से 21 का क्यूब क्या होगा, तो मुझे एकदम से पता है कि 9261, मैंने क्योंकि इतना देख लिया था उन्हें। तो अगर मैं देखता रहूंगा ना चीजों को तो वो मुझे याद हो जाएंगी। तो सिंप्लीफिकेशन में मुझे टेबल, स्क्वायर और क्यूब ने बहुत फायदा दिया। तो यहां से मेरा चैलेंज ये था कि मुझे 10 क्वेश्चन 4 मिनट में करने। अब इसके लिए प्रैक्टिस बहुत लगी थी। हाँ, तो आपको भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको किसी भी तरीके की अगर कोई जरूरत हो, किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। अब ये सिंप्लीफिकेशन ठीक है, यहां भी हो गया। अब इसके बाद मुझे पता चला कि इसमें एक DI करके कुछ आता है। अब जब पहली बार DI सुना तो बड़ा दिक्कत सी लगी यार कि DI क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं, क्या भला है। उसके बाद देखा तो ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ कुछ देखा देखा सा है। तो 2 DI मिनिमम है। अब जो 2 DI है वो 10 नंबर की है। अब जो 2 DI है वो 10 नंबर की है, लेकिन अब मैं 10 मिनट नहीं लगा सकता। आपको भी पता है कि SBI की DI ऐसी कोई खास टफ नहीं थी और ना ही होती है, ठीक है। तो SBI की जो DI है वो डायरेक्ट होती है। SBI क्लर्क की DI मोस्टली, मतलब SBI क्लर्क की बात ही कर रहे हैं। तो SBI क्लर्क की जो DI है ना वो डायरेक्ट होती है। आप इसको ना एज इट इज कर सकते हो, बस आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो तेज होनी चाहिए। तो सारा गेम कैलकुलेशन का रहेगा। और मेरा जो चैलेंज रहता था, खुद से जो मेरा चैलेंज था वो ये था कि मुझे ये 8 मिनट में खत्म करना है किसी भी तरीके से 10 क्वेश्चंस को। क्योंकि चैलेंज ये था कि एक सेट का बस मैं डाटा अगर समझ लूं तो मैं बाकी के 5 क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकता हूं। तो मैं 4 मिनट एक DI में खर्च करके कर सकता हूं 5 मिनट। अब दूसरी पे भी मैं 4 मिनट खर्च करके 5 क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो मेरा चैलेंज ये था कि 8 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं किसी भी तरीके से। इस तरीके से मेरे 12 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मेरे पास बचते हैं 8 मिनट, और 8 मिनट में मेरे पास क्वेश्चंस कितने बचते हैं, पूरे मेरे पास 15 क्वेश्चंस बचते हैं। अब 8 मिनट में मैं 15 क्वेश्चंस कैसे करूंगा, मेरे दिमाग में क्या था मैं आपको वो बताता हूं। या तो मिसिंग नंबर आता है या फिर रॉन्ग नंबर आता है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है काम कि अगर मिसिंग आता है तो हो जाता है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में हमें बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर मिसिंग आया तो मेरे लिए तो बेनिफिट है ना कि मुझे वो आता है, राइट। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर नहीं आया तो देखो दोनों चीजें हो सकती थी। तो इसलिए अब मेरा क्या गेम रहता था कि या तो यहां पर मिसिंग आएगा या रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा। और इसके आते थे 5 क्वेश्चन, राइट। अब मैं अगर यहां पर एक चीज मान लूं कि मिसिंग आएगा तो मैं ना मैक्सिमम क्या करता था, इसके लिए 3 मिनट रखता था। मैं यहां पे 3 मिनट रखता था इसके लिए। और या फिर एक क्वाड्रेटिक करके आता है, राइट। तो अगर मुझे इन तीनों में से कुछ भी दिखेगा तो मैं 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये मेरा पक्का था। और मुझे इन 3 मिनट में 5 क्वेश्चंस करने नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 के 5 होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्वाड्रेटिक आती है तो 5 हो सकते हैं। मिसिंग आएगी या रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी तो आपके 5 के 5 होना बहुत मुश्किल है, तो आपके 3 से 5 हो सकते हैं। यहां पे हम इसे 5 ना कह के 3 से 5 कह देते हैं कि 3 से 5 नंबर मेरे यहां पर बन जाएंगे। मैं 3 ही मान के चलता हूं एक बार फिर भी, ठीक है। तो ये भी 23 नंबर बनते हैं मेरे। 15 मिनट में मैंने 23 नंबर बना लिया। और मैं ये बना सकता हूं, ये कोई इतना टफ काम नहीं है या हुआ नहीं है कि हो नहीं सकता, राइट। तो मैथ्स के सेक्शन में आप ये काम मिनिमम कर सकते हो 15 मिनट में 23 क्वेश्चन। अब इसके बाद अर्थमेटिक की बात करें अगर, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको पता है कि अर्थमेटिक के मिल जाते हैं, और कभी कभी तो कम ही मिलते हैं हमें, है ना। तो अब अर्थमेटिक में भी आपको कुछ चीजें ना फिक्स है। अगर आपने कभी एग्जाम को उठा के देखोगे, एनालाइज करोगे, तो वहां पे ना कुछ चीजें फिक्स हैं कि एग्जाम में यही होने वाला है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आने वाला है या इसी टॉपिक से आने वाला है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पाया कि रिपीटिशन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे,
जैसे इस साल अगर कोई एग्जाम हुआ है, मैंने उसके मेमोरी बेस्ड पेपर निकाले, 2 या 3 मेमोरी बेस्ड पेपर मुझे मिल जाते हैं हर साल के। तो उनमें जब मैंने देखा चीजों को, तो मैंने क्या पाया कि कुछ चीजें ना रिपीटिशन पे, और आज तक वो चीजें रिपीटिशन पे चल रही हैं। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप ध्यान से कभी देखना पेपर, तो चीजें जो मैं रिपीटिशन पे बता रहा हूं आप चेक करना, अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चन उठ जाते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको अर्थमेटिक की अगर बात करूं, तो अर्थमेटिक में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप यहाँ पर CI/SI की बात करो, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा CI और SI से। यहां पर अगर आप प्रॉफिट से बात करो, प्रॉफिट एंड लॉस से, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं मिलेगा तो आपको पार्टनरशिप से मिल जाएगा, राइट। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेन, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोट एंड स्ट्रीम से मिल जाएगा एक क्वेश्चन, या फिर टाइम एंड वर्क से मिल जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो समझ रहे हो आप कि कुछ चीजें फिक्स हैं वहां पे, बस हमें समझना है। क्वेश्चन एक या तो एज का हो सकता है या फिर एवरेज का हो सकता है। ये 5 टॉपिक्स, मैं अपने टाइम की बात करूं अगर, तो वहां पर ये टॉपिक्स ना फिक्स थे कि इससे आना ही आना है। और मैं आज भी अगर एग्जाम देखता हूं तो ये 5 टॉपिक मुझे दिखते ही दिखते हैं। ये 5 क्वेश्चन फिक्स है, और फिर उसमें भी ये फिक्स है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिपीट पे चल रही है चीजें बस आप थोड़ा सा एनालाइज करो, ये 5 टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। 5 मैंने लिखे नहीं है, वैसे 5 से ज्यादा है। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि बोर्ड का भी आ रहा है और टाइम एंड वर्क का भी आ रहा है, एज का भी आ रहा है, एवरेज का भी आ रहा है। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे वहां पर पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि एग्जाम में आपको कैसे कैसे आपको अप्रोच करनी है, कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि मेरी अप्रोच क्या रहती थी। अब इंग्लिश के अंदर क्या है, देखो अगर मैं इंग्लिश की थोड़ी सी बात करें अगर हम यहां पर, तो इंग्लिश के अंदर देखो मेरी इंग्लिश कोई ऐसी हाई फाई नहीं थी, ना ही इतना स्ट्रांग है मेरा इंग्लिश का पोर्शन जो मैं आपको ज्यादा ज्ञान दे सकूं उसके ऊपर, है ना। बट मेरी क्या अप्रोच रहती थी कि मुझे ना कम से कम 15 नंबर लाने हैं बस, जिससे कि मैं सेक्शनली इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि बाकी उन दोनों को मिला के और यहाँ पे मिला के मैं नंबर ले आऊं। क्योंकि देखो इस टाइम पे जो है अगर वैकेंसीज ज़्यादा आ रही हैं तो वैकेंसीज की ज़्यादा होने की वजह से वैसे ही कट ऑफ कम हो जाती है। लेकिन जब मेरा टाइम था एग्जाम में, जब मैं देता था तो वैकेंसीज कम हुआ करती थी, आपको भी पता है, और कट ऑफ जो है वो 75-80 के आसपास घूमती रहती थी। तो उसे क्लियर करना टफ था। अब आजकल तो क्या है कि लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ देखें तो मैक्सिमम 60-70 तक जा रही थी कट ऑफ, इसके ऊपर नहीं जा रही थी। लेकिन पहले क्या है कि हर स्टेट की 75-80 तक कट ऑफ जाती थी, राइट। तो यहां पर आजकल बहुत इजी है। तो इंग्लिश का सेक्शन आप कैसे अप्रोच करोगे, मैं क्या करता था, मेरा सीधा सिंपल सा इलाज था एक, कि भाई मुझे ना 15 नंबर का ढूंढना है कैसे भी करके। अब वो 15 नंबर मैं कहां से ढूंढता था, देखो मैच द फॉलोइंग आते हैं, उसमें हम अरेंज करते हैं, हमें ऑप्शंस के थ्रू मैं कर लेता था कि इसका ये है, क्लियर बन रहा है, बहुत सही है, ग्रामेटिकली ठीक बन रहा है, ठीक है, इसको हमने रख लिया। तो मैच द फॉलोइंग हो जाते थे। स्वैप द वर्ड्स आता है एक, कि वर्ड्स को स्वैप करो इधर उधर तो वो हो जाए। तो 5 क्वेश्चन वहां से, 5 क्वेश्चन वहां से, और 5 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के, तो वो 15 नंबर मेरे हो जाते। अब उसके बाद जो भी होता था वो मेरा बोनस होता था। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से 1 या 2 क्वेश्चन तो मैं कर ही लेता था, इतना भी बेकार नहीं था, तो 2 या 3 क्वेश्चन हो जाते थे। तो वहां से मतलब अगर कोई गलत भी होता था तो वो मैनेज हो जाता था। तो ये ऐसे करके मेरे सिर्फ 15 नंबर बन जाते थे और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो पहली बार जब मैं दे रहा था एग्जाम तो मेरे 15 ही नंबर बने थे इंग्लिश में हाँ, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में मिला के मैंने अच्छे खासे नंबर बनाए थे, ठीक है। तो वो था, तो मैथ्स और रीजनिंग हमारी स्ट्रांग इतनी होनी चाहिए। अब ये स्ट्रांग कैसे होगी, अब हमें काम क्या क्या करने हैं वो हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है अभी सबसे पहले हमें करने हैं टॉपिक, हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे अब सारे टॉपिक्स में ये नहीं कि आप एक एक टॉपिक को लेके चल पड़े। अब रीजनिंग के अंदर आपको पजल पे ध्यान देना शुरू कर देना है, पजल एंड सिटिंग। मैथ्स के अंदर आप डीआई करना शुरू कर दो और कैलकुलेशंस। डीआई, कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक शुरू कर दो, और नंबर सीरीज, यहां पर नंबर सीरीज शुरू कर दो। और इंग्लिश की बात करें तो यहां पे आपको जो मैंने बताया फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह स्टार्ट कर दो, क्लोज टेस्ट पढ़ना शुरू कर दो। मेनली मैं कहूंगा आपको कि इंग्लिश के लिए आप रीडिंग शुरू कर दो, आपकी इंग्लिश का सेक्शन जो है ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है।
तो मैंने जब पहली बार पेपर दिया था तो मैंने कुछ इस तरीके की अप्रोच रखी थी। आई होप आप भी इसी अप्रोच के साथ एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स पहली बार में ही क्रैक कर दोगे। कोई भी सवाल है आपका, आप बिना झिझक के, बिना किसी टेंशन के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई कमेंट करके आप पूछ सकते हो कोई भी अगर आपका सवाल है, और या फिर आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे भी आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम के लिए हम अप्रोच क्या रखें, अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम को। अभी आज मैंने बताया कि क्या क्या करना है, बट अब मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले हम क्या करें और बाद में हम क्या करें। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम की अप्रोच क्या हो, जिससे कि एग्जाम क्लियर करने में मुझे दिक्कत ना हो। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक